परमुटेशन विद रिपीटेशन। इससे पहले हमने हमारा जो टॉपिक था व्हेन वी हैव एन डिफरेंट थिंग्स एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब क्या है, मान लीजिए हमारे पास एन थिंग्स हैं, डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट थिंग्स, you have to arrangement at r places। r places को n थिंग में से आपने अरेंजमेंट करनी है, लेकिन कंडीशन क्या है, कोई भी चीज कितने बार रिपीट हो सकती है। इफ रिपीटिशन इज अलाउड तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। वेरी सिंपल टॉपिक। मान लीजिए ये r प्लेसेस हैं, जैसे हम फर्स्ट प्लेस फिलअप करेंगे, कितनी चॉइस है n। अब क्योंकि जो चीज यहां पर आई है वो यहां भी आ सकती है, इसका में जितनी चॉइस यहां है उतनी चॉइस यहां पर है, तो यहां पर भी n, यहां पर भी n, ऑल प्लेसेस वी हैव n चॉइसेस। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी, n इंटू n, यानी n की पावर r। क्यों, इट इज r टाइम्स। सिंपल टॉपिक। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका ये फर्स्ट एग्जांपल है, देखिए इन हाउ मैनी वे 6 different rings can be worn on 4 finger of a hand। आपके पास 6 रिंग है, 6 रिंग्स। इसको आपने एक हैंड की 4 उंगलियों में पहनना है। 4 उंगलियों में कितने तरीके से पहन सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। एक उंगली में सारी की सारी रिंग भी आ सकती है। तो क्या तरीका होगा, हम एक रिंग उठाएंगे, उठा ली तो हमारे पास चॉइस कितनी है, इसमें पहनने, इसमें या इसमें। वी हैव 4 चॉइसेस, 4 फर्स्ट रिंग। फिर सेकंड रिंग उठा ली, अगेन वी हैव 4 चॉइस। फिर थर्ड रिंग उठाई, अगेन वी हैव 4 चॉइस। दिस मींस ऑल द रिंग हैव नंबर ऑफ चॉइसेस आर 4 की पावर 6। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर 4 की पावर 6। वेरी सिंपल। और देखिए एक तरीका क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए हमारे पास 6 एप्पल्स हैं, 6 एप्पल्स हैं और आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3 बॉयज में, और एक बॉयज को कितने भी एप्पल मिल सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। 4 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। क्या करेंगे हम, क्या तरीका होगा, एक एप्पल उठाएंगे तो कितने तरीके हैं, पहले को दें सो 3 बॉयज, 4 वाला दे मैं दे रहा हूं 3 बॉयज। तो 4 ईच एप्पल वी हैव 3 चॉइस, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 अप टू 6 टाइम्स। कितना हो गया, 3 की पावर 6। और देखिए इन हाउ मैनी वे कैन 3 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, किसके बीच में, अमंग 4 बॉयज। पहला पार्ट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी एक बच्चे को कितने भी प्राइज मिल सकते हैं, तीनों को 3 ही मिल सकते हैं, एक भी मिल सकता है या एक भी ना मिले। क्यों, प्राइज 3 है, बॉयज 4 है, हो सकता है कि एक बॉयज पक्का रहेगा ही रहेगा। तो कितने तरीके से आप 3 प्राइज 4 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्या तरीका होगा, मैंने एक प्राइज उठाया, मेरे पास 4 चॉइस है, फिर दूसरा प्राइज उठाया, अगेन 4 चॉइस, किसी को दे देता हूं, अगेन 4 थर्ड 4 चॉइस, 4 की पावर 3 दैट इज 64। 64 are the total number of possible ways in which any boys can receive any number of prizes। 0 भी हो सकता है, 1 भी होता है, 2 भी और 3 भी। दूसरा जो पार्ट है इसका, if no boys go get all the prizes, अगर सभी प्राइज एक ही बच्चे को ना मिले, कितने तरीके हैं, 64 तो कुल तरीके हो गए। इसमें से मैं माइनस कर देता हूं, जिसमें सारे के सारे प्राइज एक ही बच्चे को मिलते हैं। अब सारे के सारे प्राइज एक ही बच्चे को कैसे मिलेंगे, 3 के 3 प्राइज मैंने एक साथ उठा लिए, तो मैंने फर्स्ट को देनी है या सेकंड को देनी है या थर्ड को या फोर्थ को। कितनी चॉइस होगी, 4। तो 4 चॉइस क्या है, 4 डिफरेंट तरीके हैं जिनमें सभी के सभी प्राइज एक स्टूडेंट को दिए जा सकते हैं। तो 64 में से -4 कर देंगे तो 60 क्या बचेगा, 60 वो बच गए जिसमें सारे के सारे प्राइज एक ही बॉय को नहीं मिले। क्लियर। और देखिए हाउ मैनी
3 digits number can be found by using digits 1, 3, 6, 9। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी। रिपीटिशन अलाउड है, यानी कोई भी डिजिट कितने बार भी आ सकता है। जैसे मैंने हर बार 9 यूज कर लूं तो 111 बन जाएगा, या 2-3 बार यूज करूं, एक बार यूज करूं 331 बनेंगे। ऐसे अगर डिफरेंट होते ना तो ये 3 1 नहीं आएंगे, 1 एक ही बार आएगा। तो कितने बन सकते हैं? अगेन हमारे पास कितने ब्लैंक्स है? 3। चॉइस कितने? 4 में से कौन सा नंबर यहां लें? 4 चॉइस, यहां भी 4 चॉइस, यहां भी 4 चॉइस, 4 की पावर 3। अब एक और देखिए, इसमें अगर मैं 0 ले लेता हूं एक, ये देखिए, अब क्वेश्चन वही है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी। अब इसमें 3 अंकों की कितनी संख्याएं कैसे बनाओगे आप देखिए। अगेन 3 अंकों की संख्या ऐसे बनेगी। अब क्योंकि पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहां 0 आ गया तो 2 अंकों की संख्या मानी जाएगी। इसका मीनिंग पहली चॉइस 3 है, आगे 4 4, क्योंकि दोनों जगह 0 भी आ सकती है। जैसे मान लो यहाँ 2 आ गया, या 0 या 0, 200 बन गया। तो कितने नंबर बने? 3 × 4 × 4। अच्छा, ये तो था हमारे पास जब सभी नंबर डिफरेंट थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, इफ ऑल दीज थिंग्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट डिफरेंट, अगर कुछ चीजें एक जैसी हो तो कैसी, कितनी परम्यूटेशन है। क्वेश्चन क्या है हमारा? मान लीजिए n थिंग्स है कुल, अब मैं डिफरेंट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, और इसमें p अलाइक है एंड q अदर अलाइक है, और सपोज बाकी बची अलग हो, अगर कुछ बचती हैं, एंड रिमेनिंग जो बच गई है मान लीजिए सभी डिफरेंट है, रिमेनिंग ऑल आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब एक दूसरे से अलग अलग है। अब कितनी अरेंजमेंट्स है? अलाइक का मीनिंग एक जैसी, क्यों एक जैसी। इसको हम एक पहले छोटे से एग्जाम्पल से करते हैं, फिर उस एग्जाम्पल को हम जनरलाइज करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 5 अल्फाबेट्स हैं, डिफरेंट अल्फाबेट्स। अगर इन सबको अरेंज करना हो, सभी का यूज करते हैं, सभी का यूज करना है, कोई छोड़ना नहीं है, तो कुल कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है? 5 फैक्टोरियल। सभी जानते हैं। मान लो इन 5 फैक्टोरियल में मान लीजिए मैंने एक अरेंजमेंट ये लिख ली, सी है ABC या ACD, अगर हम कुछ अरेंजमेंट लिखे जाते हैं आपको, या BAC, DEO मैं सेम रख रहा हूं, ABC की पोजीशन चेंज कर रहा हूं आपस में। इस क्यों कर रहा हूं मैं अभी बताता हूं इसका मीनिंग। अगर DE लास्ट में रहे, D पहले E और ABC आगे आए, तो कुल कितनी अरेंजमेंट्स हैं आप जानते हो पॉसिबल होंगी। ये बनेगी 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इन 3 नंबर को आपस में चेंज कर रहे हैं। There are 6 numbers, that is 3 factorial। बाकी और भी हैं, कुल 5 फैक्टोरियल है। अब एक क्वेश्चन देखो, अगर मान लो मैंने ABC लिया है, अगर B और C की जगह भी A रख दो, C है, जहां B और C आया है वहां पर A रख दूं मैं, देखिए ध्यान से, ये जो 6 डिफरेंट अरेंजमेंट है, 3 फैक्टोरियल जो डिफरेंट अरेंजमेंट है, ये A की बन जाएगी। क्यों? चाहे यहां ए रखो, चाहे यहां ए, चाहे यहां ए, ये सभी दिखाई देंगे आपको। यानी कि क्वेश्चन क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, इन 5 लेटर में अगर सारे के सारे डिफरेंट लेटर होते और ABC आगे आता है, ABC वाला ग्रुप अगर आगे रखते हैं और DEC ऑर्डर में आए, तो 3 जो डिफरेंट फैक्टोरियल है हमारे पास, कुल अरेंजमेंट 3 डिफरेंट बनेगी। लेकिन अगर B और C तीनों लेटर सेम ले ले, जो 3 फैक्टोरियल डिफरेंट बननी थी उसके कोरस्पोंडिंग एक ही रह जाएगी अरेंजमेंट। समझ में आ गया? ये तो डिफरेंट दिखाई दे रही है आपको, लेकिन अगर ABC तीनों की वैल्यू सेम रख लें इसी ग्रुप के अंदर, तो ये एक ही अरेंजमेंट दिखाई देगी। तो क्वेश्चन क्या हुआ, एंड के अगर कुल 3 फैक्टोरियल डिफरेंट अरेंजमेंट है, अगर ABC डिफरेंट होते तो कुल 3 फैक्टोरियल डिफरेंट अरेंजमेंट बनती,
तो उसके क्रॉसपोर्डिंग अगर तीनों सेम हो जाए तो एक बन रही है। अब इसको जनरलाइज कर दीजिए, अगर एक अरेंजमेंट होती है कुल एक ही होती तो कितनी बनती 1/3 फैक्टोरियल। अब ये कुल कितनी बननी है, अगर एबीसी सारे डिफरेंट है कुल कितनी बननी है 5 फैक्टोरियल। इसका मीनिंग अगर 5 फैक्टोरियल डिफरेंट है, कब, अगर एबीसी डिफरेंट है तो अगर सारे बराबर हो जाए कितनी बनेगी 1/3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल रह जाएगा। चाहे आप लिख के देख लीजिए, कब, अगर तीनों एबीसी सेम हो जाएं। आप इसको चेक कर सकते हो, ओरिजिनली अगर डिफरेंट है तो 5 फैक्टोरियल बननी है, और अगर ये सेम हो जाए तो 3 फैक्टोरियल बननी है। ऐसे ही मान लो डी और ई, अगर हम डी ई और ई पोजीशन चेंज करते देखें, सोच कीजिए, अगर डी ई की जगह मैं यहां ई डी लिख लो तो इससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। बाकी मैं रख रहा हूं एच डी ई डी सी ए बी ई डी सी बी ए ई, ये भी 3 फैक्टोरियल बनेगी। अब देखो, अगर मैं तीनों तो ए बराबर रख दूं, 3 ए ले लूं लगातार नहीं कहीं जा रहे, और ई और डी ई डी ए बराबर ले लूं। अब देखिए सी है, अगर ई डी अलग अलग है तो 3 फैक्टोरियल ये है, 3 फैक्टोरियल ये है। अगर ई डी भी बराबर ले लें तो ये डिफरेंट ही नहीं बनेगी, क्योंकि यहां भी आ गया, यहां भी डी, यहां भी डी, यानी कि सारी की सारी बराबर हो जाएंगी, यानी कि फिर 2 फैक्टोरियल से वो डिवाइड हो जाएगा। कब हुआ, अब देखो इसको जनरलाइज कर देते हैं। अगर 5 वस्तुएं लेते हैं जिसमें 3 वस्तुएं एक जैसी हैं और 2 एक जैसी हैं, तो कुल कितनी अरेंजमेंट बनेगी, दे आर कम टू बी 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्यों, कुल डिवाइड किससे करना है, जितनी जितनी चीजें एक जैसी हो। 3 एक जैसी हैं 3 फैक्टोरियल, 2 एक जैसी हैं 2 फैक्टोरियल। ये इसका जनरलाइजेशन हो गया। ऐसे ही अगर हम एन पे चले जाएं, अगर एन कुल वस्तुएं हो तो कितनी बननी चाहिए एन फैक्टोरियल, लेकिन पी अलाइक है, एक जैसी हैं, पी फैक्टोरियल। क्यों हो रहा है ये ऐसा, क्योंकि अगर एन में ये पी एक अलग अलग होती, ऑब्वियसली जो पी चीजें हैं इन एन में पी जगह आएंगी ये, और ये आपस में जो डिफरेंट अरेंजमेंट कर रही हैं किसके अंदर, इन एन फैक्टोरियल के अंदर। अब क्योंकि ये है तो जैसी ही, तो इनको आपस में कैसे बदलते रहिए, रहनी तो एक अरेंजमेंट है, इसलिए पी फैक्टोरियल जो इसमें इंक्लूड है वो उससे डिवाइड कर दीजिए। ऐसे ही जो क्यू वस्तुएं हैं इसके अंदर अगर हम डिफरेंट मानते हैं तो इतनी अरेंजमेंट बननी होती है, लेकिन क्योंकि क्यू एक जैसी ही है जिसको हमने अलग अलग समझा हुआ है, अगर अलग अलग समझते हैं तो अरेंजमेंट जो इंक्लूड होती है वो होती है क्यू फैक्टोरियल, तो इसलिए क्यू फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड क्यों हो रहा है, देखिए आपको पता हो जितने काम एक साथ करने हैं दे आर मल्टीप्लाइड, यानी इसके अंदर ये मल्टीप्लाइड है, अब ये यहां पर डिवाइड हो जाएंगी। समझ में आ गया आपको, लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग क्या है, अगर एक जैसी अलग अलग वस्तुएं होती हैं तो ये इसमें मल्टीप्लाइड हो रही है, एन फैक्टोरियल का मीन मल्टीप्लिकेशन एक्शन से, और क्योंकि ये है तो जैसे ही इसलिए क्यू फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास एन चीजें हैं, अगर सभी अलग अलग है तो कुल अरेंजमेंट बाय यूजिंग ऑल, सभी का यूज करना हो, कोई छोड़नी ना हो, एन फैक्टोरियल। और अगर इनमें से कुछ चीजें एक जैसी हो और कुछ एक जैसी हो, जितनी चीजें एक जैसी हैं उसके उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, ये आपके पास टोटल पॉसिबल ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएगा। अब जैसे हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा। एक एग्जांपल 5 देखिए, इसमें 1 2 0 2 4 2 4 इन सभी डिजिट्स का यूज करते हुए 7 अंकों की संख्याएं बनानी है, 7 डिजिट्स नंबर। ऑब्वियसली 7 ही रखे हैं, इसका मीनिंग सभी यूज करने पड़ेंगे, हमने कोई छोड़ना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो कैसे बनाओगे। अगर हम सिंपली लिखें, अगर सबका यूज करते हैं तो कुल कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी, 7 फैक्टोरियल, कुल 7 है, और इसमें रिपीटेशन कितने हैं, 2 3 बार आया हुआ है 2 फैक्टोरियल हो गया, 4 2 बार आया है 2 फैक्टोरियल हो गया, इतनी बननी है। लेकिन अब इसमें ऐसी नंबर भी आ गए हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, सॉरी ये 2 3 बार आया हुआ है, मैं 2 लिख रहा हूं, 3 लिखना है। जो चीज जितने बार आई है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है।
अब क्योंकि इसमें ऐसे नंबर भी आ जाएंगे तो जीरो से स्टार्ट होंगे। अगर पहला नंबर जीरो है तो इसका मीनिंग क्या है, इसको बोलते हैं 6 डिजिट नंबर। पहली अगर जीरो आ जाए इसका कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस हो जाएगा, तो उसको 5 अंकों की 6 अंकों की संख्या कहलाएंगे। इसका मीनिंग इसमें से हम हमको वो नंबर घटाने हैं जिसमें पहले स्थान पर जीरो आए। अगर पहले स्थान पर जीरो आ जाए तो एक जीरो तो एक ही इसमें 1 चॉइस होगी, और बाकी बच गए 6। अगर बाकी 6 को कैसे भी अरेंज कर ले, किसी तरह से भी अरेंज कर लीजिए, तो क्योंकि पहले जीरो आ गई है तो 6 अंकों की ही कहलाएगी। और कितनी बढ़ेगी वो 6 फैक्टोरियल। अब बचे हुए नंबर में क्या रिपीटेशन है, देखिए जीरो छोड़ दो इसको एक बार, 1 2 वही है, 2 3 बार और 4 2 बार, बस ये बनेगी 7 अंकों की कुल संख्याएं। हाउ मैनी नंबर ग्रेटर देन 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख से बड़े नंबर बनाने हैं, इन सब का यूज करते हुए कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 4 लाख से बड़े नंबर कौन से होते हैं, ऑब्वियसली 4 अंकों के ही बनेंगे, 6 अंकों के ही बनेंगे। और क्योंकि पहली डिजिट 4 है, इसका मीनिंग जो यूनिट प्लेस है यहां पर 4 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, क्योंकि 4 है 4 से बड़ा, 4 है तभी सारे बड़े बन जाएंगे, 5 आगे भी बड़े बन जाएंगे। तो कितने केस बनेंगे, 2 केस बनाएंगे यहाँ पर। पहला तरीका, अगर यहाँ पर 4 आ जाए, 4 आ जाए, अब ये क्या करना है, अब बचे हुए 5 नंबर को यहाँ पर अरेंज करना है। अब 1 4 यहाँ आ चुका है, इसका मीनिंग यहां से 1 4 खत्म हो गया है। अब बचे हुए नंबर देख रहे हैं, बचे हुए नंबर कुल बच गए 5 फैक्टोरियल। और बचे हुए नंबर में क्योंकि 1 4 आ चुका है तो एक ही 4 बचेगा, तो रिपीटिशन सिर्फ 2 होगा, 2 फैक्टोरियल। ये कितनी संख्याएं तो वो बन गई जिसमें यूनिट प्लेस, सॉरी यूनिट प्लेस नहीं, जो हमारा लास्ट प्लेस है, इसको क्या बोलते हैं हम, जो भी बोलते हो आप, इस प्लेस के फर्स्ट प्लेस बोलिए, फर्स्ट प्लेस पर अगर 4 या 5 है, अगर 4 है तो कुल इतने, ऐसे ही मान लिया 5 आता है। अब बचे हुए 5 नंबर बच गए 5 फैक्टोरियल। अब क्योंकि 5 आ चुका है, अब 2 4 और 2 2 है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो कुल कितनी संख्याएं बनी, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, वो संख्याएं बनेगी जो 4 लाख से बड़ी होंगी। एक क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, एक वर्ड देखिए, ये वर्ड है ALLEXABAD, इलाहाबाद। क्वेश्चन है इन हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स, कुल कितने वर्ड्स बनेंगे, सबका यूज करना है। सबसे पहले कुल लेटर काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल लिख दीजिए। कुल वर्ड कितने बनेंगे, अब इसमें ए कितने बार आया हुआ है, 4 बार, 4 फैक्टोरियल। एल भी 2 बार आया हुआ है, 2 फैक्टोरियल, और कोई रिपीटेशन है ही नहीं, कुल वर्ड बनेंगे इतने। अब इसका मीनिंग है अगर सभी वर्ड लेटर का यूज करते हुए रैंडमली अरेंजमेंट करें, टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बन सकते हैं। अब दूसरे पार्ट में क्या है, अगर सभी वोवल्स, इफ ऑल दी ओवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, वोवल इवन प्लेस पे आए। अब इसमें वोवल कितने हैं, ए 4 वोवल है, चारों ए है। और क्योंकि 9 अगर वर्ड का लेटर है, इसमें इवन प्लेसेस कौन से बनेंगे, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, एट प्लेस। अब क्वेश्चन क्या है, इन प्लेसेस के ऊपर इन चारों में से ही आना चाहिए। ये ऐसे, सॉरी आई नो, ये चारों इन प्लेसेस के ऊपर आने चाहिए, दोनों में डिफरेंट है। मान लीजिए 10 होता है एक होता, तो 4 ही फिलअप होंगे, मान लो 3 होते बाई चांस, दोनों में अंतर है। अगर मैं कहता हूं चारों में ये तीनों ही आए, तो इसका मीनिंग इन 2 4 6 8 पोजीशन पर इनके अलावा कोई लेटर नहीं आ सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं ये तीनों लेटर इन तीनों ही प्लेसेस में से रहने चाहिए, इसका मीनिंग एक प्लेस जो बाकी बचेगा उसमें कोई और लेटर आ सकता है। तो यहाँ पर तो पूरे ही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे बोलो ऐसे बोलो। तो लेकिन हम जो क्वेश्चन के जो सेंस है उसके अनुसार बोलेंगे, दीज 4 लेटर ओनली ऑक्यूपाई द प्लेसेस बिटवीन दीज, इन प्लेसेस में से ही इनको फिलअप करना है। अब कैसे करेंगे, 4 लेटर हैं और 4 ही वोवल हैं, तो 4 ही प्लेसेस हैं, 4 फैक्टोरियल हो गए, 4 ही जगह आएंगे।
लेकिन चारों के चारों रिपीटेड है, बट ए 4 फैक्टोरियल बस। अब बाकी कितने प्लेस बच गए? 5 ओड प्लेसेस, फर्स्ट प्लेस, एक थर्ड, फिफ्थ, 7, 9। यहां से कोई प्लेस नहीं बचेगा, क्यों? चारों ही थे और चारों ही बराबर हो गए। तो अब इन 5 प्लेसेस पर 5 फैक्टोरियल, बचे हुए 5 लेटर कौन से बच गए? 2L, एक X, एक B, एक D। अब B, A, S, 2L में 2L रिपीटेड है, बस दैट इज आंसर। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट? पहले लेटर लिखिए, RANGEMENT। कुल कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी? कुल कितने लेटर हैं? 11 फैक्टोरियल हो गया। अब इसमें रिपीटेड क्या है? कौन कौन से रिपीटेड हैं? 2A हो गए, यस लिख लेते हैं AA। R 2/2 फैक्टोरियल, N 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, E भी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और कोई रिपीटेड नहीं है, बाकी अलग अलग बचे। कौन कौन से बच गए? एक N बच गया, एक G बच गया, एक M बच गया और एक T। 2 4 6 2 सॉरी N तो 2 4 6 8 3 11 हो गया, ठीक है। ये पहला पार्ट था। अब इसमें दूसरा पार्ट दे रखा है, इन हाउ मैनी डेज वोवल्स अकर टुगेदर? वोवल इकट्ठे रहें, इकट्ठे कैसे? वही मेथड है इकट्ठे वाला। कुल 11 में से जितने लेटर इकट्ठे रखने हैं उनका एक ग्रुप मान लेते हैं। वोवल कितने हैं? 2A और 2E। इन 4 को एक मान लेते हैं। पहले इन 11 में 4 के कितने रह गए? 7। अब क्वेश्चन क्या है? अब इनको एक मानते हुए +1 कितने हो गए? 8। नाउ अरेंज दीज 8 थिंग्स एट 8 फैक्टोरियल वेज। अब इन 8 थिंग्स में, इसको एक मान रखा, इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए। इस 8 थिंग्स में कौन कौन से रिपीटेड है? 2R और 2N, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब जो 4 चीजें आपने इकट्ठी टाई अप कर रखी हैं, दे कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्व्स। अमंग देमसेल्व्स का मीनिंग क्या है? मतलब दोनों ए लगाकर आ जाए, फिर ई आ जाए, या ए ई ऐसे, इस तरह की जो अरेंजमेंट्स हैं उसको बोलते हैं अमंग देमसेल्व्स। दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 4 फैक्टोरियल। और इनके अंदर भी 2A है और 2E है। रिपीटेशन वाला कंसेप्ट अपने आप में चलेगा ही चलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर आर दीज। एक लास्ट एग्जांपल रखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एक वर्ड देखिए, AGAIN। आपने इससे पहले एक एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने रैंक निकाली थी। रैंक का मीनिंग क्या था? उसमें भी अगर उस लेटर वर्ड में जितने लेटर यूज हो रहे हैं उन सभी का यूज करते हुए जितनी पॉसिबल नए वर्ड बन सकते हैं उस समय कितने बनेंगे और वो वर्ड कहां पर आएगा, उसको बोलते हैं रैंक। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है? अगर इस अगेन वर्ड में सभी लेटर का यूज करते हुए हम सभी वर्ड को लिख लें अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, तो उसमें 50th वर्ड क्या बनेगा? इसे पोजीशन दे रखी है, मतलब उसमें क्या था? उसमें वर्ड था, वो वर्ड कहां पर आएगा, वो रैंक है। इसमें रैंक दे रखी है, मींस वर्ड की पोजीशन 50th पे क्या होगी, कौन सा वर्ड आएगा। तो कैसे करेंगे? हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए से, क्योंकि देखो उसी तरह से क्रमांक दे दीजिए। पहली पोजीशन पर हमेशा ए होता है, चाहे ए कितने बार, इसको कौन लिखेंगे? ए के बाद आता है G, I और N। इसका मीनिंग अगर डिक्शनरी के अनुसार वर्ड लिखने शुरू करें, सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड लिखे जाएंगे। अब ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल, बाकी 4 बच गए ना, एक तो फिक्स हो गया है। अब क्योंकि पहले 2 ए थे लेकिन एक ए पहले आ चुका है, तो बचे हुए 4 में एक ए ही ऐसा, तो कितने बनेंगे? देखिए 24। हमने निकालना है 50th वर्ड। इसका मीनिंग जो 50th वर्ड होगा वो ए से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि 24 ही बने यहां तक। तो अब देखते हैं ए के बाद क्या आता है हमारा? जी। अगर पहला वर्ड जी हो, अब कुल कितने वर्ड बनेंगे? कुल 4 फैक्टोरियल।
लेकिन इन 4 में बचे हुए 4 में 2a है बटे 2 फैक्टोरियल, 12 ये बन गए। 24 + 12 36, यानी 50वां वर्ड भी अब तक नहीं आया। इसका मीनिंग 50th वर्ड जी से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब जी के बाद आता है आई, देखते हैं आई से स्टार्ट करते हैं। अगेन 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, अगेन इट इज 12 48, यानी आई से स्टार्ट भी नहीं होगा। लास्ट वर्ड क्या है एन, इसका मीनिंग ये यहां तक कितने बन गए 48। तो अब जो बाकी बचे वर्ड बन गए हैं ऑब्वियसली एन से स्टार्ट होने हैं, बाकी किन तो आ चुके हैं। अब एन से स्टार्ट होके सबसे पहला जो लेटर होगा वो 49वां बनेगा और फिर जस्ट नेक्स्ट 50th। अब देखते हैं एन से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट वर्ड क्या बनेगा। फर्स्ट वर्ड अगर पहली पोजीशन पर एन हो, अब एन को भूल जाओ, वही तरीका वही है, कैसे लगाना है कर्व वाइज। अब एन को छोड़कर एन को छोड़ दो यहां पर। अब बाकी 4 लेटर को डिक्शनरी के अनुसार लिखो। पहले कौन से आएंगे ए, दोनों ए आएंगे, यस। अब ए छोड़ दो। अब उसके बाद क्या आएगा जी और फिर क्या आएगा आई। ये तो हो गया हमारा 49th वर्ड। इसे नेक्स्ट देखिए, बस क्या करना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, पहले एन को भूल जाना है, अब दोनों ए भूल जाओ। अब देखते हैं अगर जी के बाद क्या है आई, अगर हम आई को जी से पहले ले लें ऑब्वियसली बाद में आएगा इसके, तो यहाँ आई कर दो यहाँ जी कर दो, ये क्या हो गया 50th वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, क्योंकि जी पहले आता है आई बाद में आता है। इसका मीनिंग अगर आई पहले लेंगे और जी बाद में लेंगे तो ये वर्ड पहले लिखेंगे ये बाद में लिखेंगे, तो हमारा आंसर ये होगा। अब परमुटेशन में एक लास्ट टॉपिक को रहता है आपका, वो है साइक्लिक परमुटेशन। बहुत आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है, ये भी साथ साथ समझ लीजिए, छोटा सा आर्टिकल है साइक्लिक परमुटेशन। देखिए अब तक जो आपने परमुटेशन की है वो थी लीनियर परमुटेशन। लीनियर मीन्स एक लाइन में अरेंजमेंट, जैसे वर्ड बनाने हो, लाइन बनानी हो या आपको नंबर बनाने हो, वो सब लीनियर थी। अब सर्कुलर में क्या होता है, सर्कुलर या साइक्लिक परमुटेशन को सर्कुलर भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए एक टेबल के ऊपर आपने अरेंजमेंट करनी हो या कोई नेकलेस बनाना हो, माला बनानी हो, फूलों का हार बनाना हो, नेकलेस, इस तरह की जो परमुटेशन होगी ये है राउंड टेबल मान लीजिए, उनको बोलेंगे हम साइक्लिक परमुटेशन। कैसे देखिए हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 5 डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं। अब कुल अरेंजमेंट अगर इनको हम लाइन में बनाना हो, अगर एक लाइन के लॉन्ग लिखना हो कितनी बनेगी 5 फैक्टोरियल ऑब्वियसली। अब एक अरेंजमेंट देखे ध्यान से, सी दिस अरेंजमेंट, सी दिस। ऑब्वियसली अगर एक लाइन में है तो फर्स्ट ए है लास्ट ई, इससे पहला बी लास्ट ए, इससे पहला सी लास्ट बी एंड सो दे आर 5 डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट। ये लीनियर है, लेकिन अगर मैं एक राउंड टेबल लेता हूं, मान लो एक यहां लिख दूं, बी यहां लिख दूं, सी यहां, डी यहां, ई यहां लिख दूं। अब इसको आप कैसे पढ़ लो, अगर यहां से पढ़ोगे तो आपको ये दिखाई देगी, अगर यहां से स्टडी करोगे तो आपको ये दिखाई देगी, अगर मैं यहां स्टडी कर रहा हूं तो ये दिखाई देगी, अगर मैं यहां स्टडी कर रहा हूं तो ये दिखाई देगी। ऐसे ये, क्योंकि राउंड टेबल का कोई भी एंड और इनिशियल पॉइंट नहीं होता, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको दिखाई देने में, अरेंजमेंट का भी देखने में अलग लगनी चाहिए। अब ये है तो डिफरेंट, किसके लोग लीनियर के लोग, लेकिन सर्कल के अंदर एक ही अरेंजमेंट दिखाई दे रही है आपको। इसका मीनिंग हो गया फॉर एवरी, अगर 5 डिफरेंट थिंग्स है, अगर लाइन में वो 5 बनाएगी तो सर्कल में 1 बनाएगी, अगर लाइन में 1 अरेंजमेंट बनाएगी तो सर्कल में बनेगी 1/5। और हम जानते हैं 5 चीजों से लाइन पे बनती है 5 फैक्टोरियल, तो सर्कल पे बनेगी 1/5 × 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल बटे 5, इसको लिख दिए 4 फैक्टोरियल। और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास चीजें कितनी है 5, यहां जाए कितना रहेगा 4, तो 4 को 4 पढ़ने की बजाय मैं स्टडी करूंगा 5 - 1 फैक्टोरियल।
ये जो चीज गिवन है उतने उसके टर्म में ले आएंगे। अगर ये 5 गिवन है तो 5 - 1। अब इसको अगर जनरलाइज कर दें, अगर कुल n डिफरेंट थिंग्स हो तो सर्कल के अंदर बनेगी n-1 फैक्टोरियल। अब एक चीज यहां जाओ, अगर ये राउंड टेबल है तो राउंड टेबल पढ़ तो सकते नहीं हम, लेकिन अगर कोई चीज ऐसी हो उसको हम उल्ट के देख सकें, जैसे हार होता है, नेकलेस होता है। अब नेकलेस में एक चीज देखो, मान लो यहां पर रेड बीट है, यहां पर ब्लू बीट है, यहां पर व्हाइट है और यहां पर मान लीजिए ग्रीन है। अगर ये 4 तरह के अलग अलग बीट्स होते बीट्स तो कुल कितने, या फ्लावर मान लीजिए फ्लावर होते तो कितनी तरह की मालाएं बननी चाहिए सर्कल के अनुसार? 4 - 1 3 फैक्टोरियल बननी चाहिए, लेकिन ये इतनी नहीं बनेगी, कम बनेगी। क्यों बनेगी कम? क्योंकि ये पढ़ सकते हैं। अगर मैं आर को तो यहीं रखूं और डब्ल्यू को इधर रखूं, अगर मान लो एक बच्चे ने ऐसे बना दिया है और दूसरे बच्चे ने बी यहां लिख दिया है और जी यहां लिख दिया है, अब कोई डिफरेंट नहीं है, तो इसको पलटोगे बन जाएगी। यानी कि इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। एक बच्चे ने शुरू किया क्लॉकवाइज बनाना, पहले आर ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज आर ले लिया, फिर बी ले लिया, फिर डब्ल्यू, फिर जी। दूसरे ने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, पहले यहाँ बी, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ आर, जी। दोनों सेम ही है क्योंकि मीनिंगलेस है, क्योंकि जिसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई मीनिंग ही नहीं है। क्यों? उसको हम पढ़ सकते हैं, उल्ट पुलट कर सकते हैं। यानी कि अगर इसको फिक्स कर दें हम, पर तो दो अलग दिखाई देगी आपको, लेकिन अगर ये फिक्स नहीं है तो ये एक ही बनेगी। जो दो डिफरेंट बननी है वो एक बन जाएगी। यानी कि जो सर्कल के अंदर 3 फैक्टोरियल बननी है उसकी आधी हो जाएगी, ऑब्वियसली आधी हो जाएगी, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। यानी कि उस केस में कितनी बनेगी? कुल n-1 फैक्टोरियल बटे 2। ये कब बनेगी? जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस ना हो। जैसे अब एक एग्जांपल दिखाता हूं करके आपको। आपकी बुक से एग्जांपल ले रहे हैं। इन हाउ मैनी 6 पर्सन सीटेड ऑन ए लाइन, 6 पर्सन अगर लाइन पे अरेंजमेंट करनी है कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल। राउंड टेबल कितने बनेंगे? 6 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल। बस एग्जाम्पल एक देखिए, हाउ मैनी वेज 5 लेडीज एंड 5 जेंट्स बी सीटेड एट ए राउंड टेबल। कंडीशनल अरेंजमेंट है, राउंड टेबल तो ही है, लेकिन साथ में कंडीशन क्या है? नो 2 लेडीज सिट टूगेदर। दोनों लेडीज नेबरहुड नहीं रहे भाई, कोई भी दो आपस में नेबरहुड नहीं होगी। नो 2 लेडीज सिटेड टूगेदर कैसे करेंगे? पहले हम 5 जेंट्स को लेते हैं, 5 जेंट्स की अरेंजमेंट करते देते हैं राउंड टेबल के ऊपर, 5 जगह ही होगी। तो 5 जेंट्स, यानी जो मैंने यहां जी लिख दिए हैं, दीज आर दी पोजीशन फिक्स्ड बाय जेंट्स एंड दे कैन बी अरेंज्ड ऑन द राउंड टेबल है 5 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल। अब जो लेडीज के लिए हमने अरेंजमेंट कहां करनी है, उनके लिए चेयर कहां लगाएं जिससे कोई भी 2 लेडी इकट्ठी ना हो? हम एक चेयर यहां लगाएं, इन दोनों के बीच में एक चेयर यहां लगा देते हैं, एक चेयर यहां, प्रत्येक 2 जेंट्स के बीच में एक चेयर लगा देते हैं। और जो लेडीज बची हुई हैं इनको बोल देंगे जहां पर चेयर लगी हुई है आप कहीं पर भी जाके बैठ जाइए। इससे क्या होगा? प्रत्येक 2 लेडीज के बीच में एक जेंट्स जरूर आ जाएगा, यानी कि 2 लेडीज इकट्ठी नहीं रहेंगी। हो गया काम सोल्व। अब ये कितने तरीके हैं? चेयर कितनी है? 5। लेडीज कितनी है? 5। क्योंकि इन 5 प्लेसेस को 5 ही तरीके से फिलअप करना है। तो नाउ 5p 5, दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। एक और देखिए ऐसा ही, 3 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स आर टू बी सीटेड ऑन ए राउंड टेबल अमंग देम। इनको राउंड टेबल पर आपने अरेंज करना है, लेकिन इनकी भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? एक बॉय है एक्स बॉय डज नॉट वांट एनी गर्ल नेबरहुड। सिमिलरली ए गर्ल बॉय डज नॉट वांट एनी बॉय नेबरहुड। यानी इनमें एक एक्स नाम का लड़का है
वो चाहता है कि मेरे नजदीक कोई लड़की ना आए। ऐसे ही एक लड़की है वाई, गर्ल है वाई, वो भी चाहती है कि उसकी नेबरहुड में कोई वाई ना आए। तो कितनी तरह की अरेंजमेंट पॉसिबल है? तो पहले ये सर्कल हो गया हमारा। अब कैसे करेंगे? पहले हम क्या करते हैं, जो कंडीशन लगा रहे हैं उनको ही बोलते हैं तुम जाके बैठ जाओ। पहले मान लो एक्स यहां बैठ गया और वाई जाके यहां बैठ गई, पहले इनको बोल देंगे भाई तुम जाके बैठ जाओ कहीं भी, बैठ गए, एक इसी रोकेंगे ऑब्वियसली। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक्स के दोनों तरफ 2 चेयर लगाएंगे, लगा दी। लेकिन किसको बोलना है आप लोगों ने? जो रिमेनिंग 2 बॉयज हैं उनको बोल देंगे जाके भैया यहां बैठ जाओ, तुम्हारी ये सीट फिक्स है। अब मर्जी आपकी है यहां कौन सा बैठेगा, यहां कौन सा बैठेगा। ऑब्वियसली ये जो सीट फिक्स की है बॉयज के लिए, सीट कितनी है? 2, बॉयज कितने? 2, दे कैन बी अरेंज्ड 2p2, दैट इज 2 फैक्टोरियल। सिंपल तरीका है। तो मान लो एक b1 यहां है, b2 यहां है, या b2 यहां, b1। तो यहां तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग है, क्यों? तो फिक्स सीट है, एक्स के दाएं कौन है बाएं कौन है, या तो मीनिंग होगा। ऐसे ही 2 सीट वाई के दोनों तरफ लगा देंगे और कह देंगे जो बची जो गर्ल्स बच गई हैं 2, उनको बोल देंगे भी आप जाके यहां बैठ जाओ, हमारा काम सोल्व हो गया। ये भी 2 सीट है और 2 ही गर्ल्स है हमारे पास, 2p2 दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो आंसर होगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक खत्म हो गया है।